तो यार काफ़ी सारे बच्चे इस बार क्लास 10th की एग्जामिनेशन को दिए और उन्होंने अच्छे से पास किया, और काफ़ी सारे बच्चे इंटरमीडिएट की एग्जामिनेशन को ईयर 2025 में पास किए। तो अब इसी जगह से क्या होगी, काफ़ी सारे बच्चे डिवाइड हो जाएंगे। जो लोग 10th के बाद पॉलिटेक्निक यानी कि डिप्लोमा करने जाएंगे, और काफ़ी बच्चे ऐसे होंगे जो 12th के अंदर एडमिशन लेंगे। तो जो बच्चे 10th के बाद 11th में एडमिशन लेने वाले हैं, यानी कि जिन्हें 11th 12th इंटरमीडिएट करनी है, तो उनके लिए वीडियो नहीं है। लेकिन हाँ, जो बच्चे क्लास 10th के बाद अगर पॉलिटेक्निक की कोर्स करना चाहते हैं तो उन्हें पता है कि बिहार में DCECE की एग्जामिनेशन होती है, जिसके अंदर 3 तरह की कैटेगरी होती है। कुछ बच्चे PE यानी कि पॉलिटेक्निक के लिए एग्जामिनेशन दे रहे होते हैं, कुछ बच्चे PMM यानी कि पैरामेडिकल की मैट्रिक लेवल की एग्जामिनेशन दे रहे होते हैं, और कुछ बच्चे PM यानी कि पैरामेडिकल की इंटरमीडिएट लेवल की एग्जामिनेशन दे रहे होते हैं। तो देखो होता क्या है, 10th के बाद जो बच्चे पॉलिटेक्निक करने जाते हैं वहां पर उनकी 3 इयर्स की इंजीनियरिंग की कोर्सेज होती है। उसके अंदर भी वही सारी कोर्सेज रहती है, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो 12th यानी कि इंटरमीडिएट के बाद इंजीनियरिंग की कोर्स को कर रहे होते हैं, उसे कहते हैं बीटेक यानी कि बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। वहां पर वो कोर्स 4 साल की होती है। तो वो तो अलग बात हो गई। यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ पॉलिटेक्निक की, जहाँ पर इंजीनियरिंग की कोर्सेज है, पैरामेडिकल जो मैट्रिक लेवल पे बच्चे एग्जामिनेशन देंगे, और पैरामेडिकल इंटरमीडिएट वाले बच्चे। तो सबसे पहले तो तुम लोग ये क्लियर हो गए कि किस बच्चों के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। तो अब तुम्हें वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखनी है, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, DCECE की फॉर्म आई, बस वो कैफे में गए या फिर कहीं भी गए, फॉर्म फिलअप करवा लिए, बस हो गया। उन्हें ना तो कोर्स के बारे में पता है, ANM कोर्स, GNM कोर्स किसको मिल रही होती है, इंजीनियरिंग की कोर्स किसे मिल रही होती है, या फिर ड्रेसर की कोर्सेज किसे मिल रही होगी, तो वो सब उन्हें पता ही नहीं होता। बस वो लोग जाकर बस फॉर्म भर देते हैं, एग्जाम दे देते हैं। तो इस वीडियो में मैं तुम्हें डिटेल में सारी चीजें बताने वाला हूँ DCECE के बारे में। ये जो PDF है वैसे तुम्हें BCECE की ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगी, लेकिन यहाँ मैं तुम्हें इसी को काफ़ी आसान भाषा में तुम्हें समझा देता हूँ। तो मैंने ये बेसिक तो तुम्हें बता ही दिया, PE, PMM और PM क्या होती है। सबसे पहले तुम्हें बता दूं, ये जो पॉलिटेक्निक की कोर्स है, इसके अंदर तुम्हारी क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए ताकि तुम इस पर्टिकुलर कोर्स को कर सकते हो। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा संचालित माध्यमिक परीक्षा, यानी कि तुम बिहार बोर्ड के द्वारा जो कंडक्ट करवाई गई है इस बार क्लास 10th की एग्जाम, अगर तुम पास हो चुके हो, तुम CBSE या ICSE बोर्ड से भी क्लास 10th की एग्जामिनेशन को अगर पास किए हो, तो तुम यहाँ पर इस पॉलिटेक्निक की कोर्स को कर सकते हो। एक और इंपॉर्टेंट चीज, जो बच्चे इस बार क्लास 10th की एग्जामिनेशन दिए हैं वो सारे बच्चे भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन यही है, जब तुम ये एग्जाम दे दोगे, तुम्हारी रिजल्ट आ जाएगी, फिर जब काउंसलिंग होगी, तुम्हें कॉलेज मिल रहा होगा, उस टाइम तक जो है तुम्हारी रिजल्ट आ जानी चाहिए, ताकि तुम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के वक्त अपनी डॉक्यूमेंट को वहां सबमिट कर पाओ, तुम्हारे रिजल्ट को तुम सबमिट कर पाओ। यानी कि तुम्हें एग्जाम देने तो दे दिया जाएगा, लेकिन अगर तुम्हारी रिजल्ट नहीं आती है काउंसलिंग के वक्त, फिर तुम वहां से बाहर हो जाओगे। और बाकी 2024 तक या फिर 21, 22, 23 पहले जो भी बच्चे पास हुए 10th में, वो तो ऑब्वियसली एग्जाम को दे सकते हैं। अब चलो आगे मूव करते हैं। तो यहाँ देखो कौन कौन से बच्चे इसके थ्रू पॉलिटेक्निक कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं, उसके यहाँ पर डिटेल में सारी चीजें दी गई है। अगर आपके मम्मी पापा या फिर हस्बैंड वाइफ बिहार के अस्थायी निवासी यानी कि परमानेंट जो एड्रेस है उनका वो बिहार में है, तो वो सारे दे सकते हैं। या फिर जिनके मम्मी पापा या फिर हस्बैंड वाइफ जो है बिहार के निबंधित शरणार्थी यानी कि रेफ्यूजी हैं, वो सारे भी यहाँ पर दे सकते हैं। या फिर जिनके मम्मी पापा, हस्बैंड या फिर वाइफ जो है बिहार गवर्नमेंट के अंदर कर्मचारी है यानी कि काम करते हैं, तो वो सारे बच्चे भी यहाँ पर एग्जाम को दे सकते हैं। बाकी और भी कंडीशंस तुम यहाँ पर पढ़ सकते हो। अब चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैं बता दूं, पैरामेडिकल ये जो मैट्रिक लेवल की कोर्स है PMM, इसके अंदर कौन कौन बच्चे एडमिशन ले सकते हैं और उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यानी कि तुम्हारी शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। तो तुम क्लास 10th की एग्जाम या तो CBSE, ICSE बोर्ड या फिर जिस किसी भी बोर्ड से दिए हो, बस तुम्हारी सब्जेक्ट्स में साइंस और इंग्लिश यानी कि विज्ञान और अंग्रेजी सब्जेक्ट होनी चाहिए और तुम उसमें पास हो, तभी तुम इस एग्जामिनेशन को दे सकते हो। और साथ ही साथ जो सारे बच्चे 2025 में भी माध्यमिक की परीक्षा दे रहे हैं, वो मैंने पहले वाले कंडीशन में भी तुम्हें बताया, वो सारे बच्चे भी यहाँ पर एग्जाम को दे सकते हैं और काउंसलिंग के टाइम बस उन्हें डॉक्यूमेंट को देनी होगी। अब देखो आवासीय यानी कि जो तुम्हारी रेसिडेंशियल एड्रेस है, वो पिछले कंडीशन के अकॉर्डिंग जो मैंने सारी कंडीशन बताई, या तो तुम्हारे मम्मी पापा बिहार के परमानेंट रेसिडेंट हो यानी कि वहां पर रहते हो, या फिर और भी सारी जो कंडीशंस थी उसके अकॉर्डिंग तुम यहाँ पर इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हो। सपोज तुम यूपी में रह रहे हो लेकिन तुम्हारे पापा जो है बिहार गवर्नमेंट के अंदर काम कर रहे हैं, तुम सपोज यूपी बोर्ड से भी एग्जाम दिए हो लेकिन तुम्हारे पापा अगर बिहार गवर्नमेंट के अंदर काम कर रहे हैं, तो तुम यहाँ पर एडमिशन ले सकते हो। या फिर आपके मम्मी पापा, हस्बैंड या
फिर वाइफ अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के भी कर्मचारी हैं, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर काम कर रहे हैं और वो बिहार में हैं, अगर वो सारे कैंडिडेट भी अगर बाहर रह रहे हैं फिर भी वो यहाँ पर इस पर्टिकुलर कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। और जो तुम पैरामेडिकल मैट्रिक लेवल की एग्जामिनेशन को दोगे उसके बाद जो तुम्हारी रिजल्ट आएगी फिर तुम्हें जो कोर्स मिलेगा वो ड्रेसर का कोर्स मिलेगा। तुम इसके बारे में डिटेल में यूट्यूब पे या फिर तुम गूगल पे सर्च करके देख सकते हो ड्रेसर किस तरह का कोर्स है, वहां पर तुम्हें क्या पढ़ाया जाएगा, वो सब चीजों को तुम देख सकते हो। अब मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में। यहाँ पर देखो जो पैरामेडिकल इंटरमीडिएट लेवल का है, यानी कि जो पीएम, जो सारे बच्चे पीएम की एग्जामिनेशन देने वाले हैं उन लोगों के लिए जो कोर्सेस उन्हें मिलने वाली है वो है डिप्लोमा इन फार्मेसी या फिर सैनिटरी इंस्पेक्टर, ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट, ये सारी जो तुम्हें दिख रही है ओटी असिस्टेंट, ये सारी कोर्सेस तुम्हें मिल सकती है जब तुम इस एग्जाम को पास करोगे, पीएम यानी कि पैरामेडिकल इंटरमीडिएट लेवल के एग्जाम को। अब इसके अंदर तुम्हारी शैक्षणिक योग्यता यानी कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, तो तुम्हारी इंटरमीडिएट में साइंस होनी चाहिए या फिर जिस भी बोर्ड से तुम पास किए हो एग्जाम उसके अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री और साथ ही साथ इंग्लिश तो होना ही चाहिए, और एक्स्ट्रा के अंदर तुम्हारी मैथमेटिक्स या फिर बायोलॉजी, इस दोनों में से कोई एक होनी चाहिए। यानी कि तुम बोल सकते हो पीसीएम अगर तुम्हारी क्लास 12th में है, या फिर पीसीबी है, या फिर पीसीएमबी है, ये तीनों में से कुछ भी है तो तुम यहाँ पर ये सारी कोर्सेज के लिए ये पैरामेडिकल की इंटरमीडिएट लेवल की एग्जाम को दे सकते हो। आप देखो जो जीएनएम और एएनएम की कोर्स होती है उस कोर्सेज को भी करने के लिए तुम्हें ये पीएम यानी कि पैरामेडिकल इंटरमीडिएट लेवल का एग्जाम तुम्हें देना होगा। जीएनएम आप लोग जानते हैं ये सिर्फ महिलाओं के लिए है, यानी कि जो सारी फीमेल कैंडिडेट है वो लोग इसके अंदर एग्जाम देकर ये कोर्स को कर सकती है। तो उसके लिए जो शैक्षणिक योग्यता यानी कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो 10+2 यानी कि इंटरमीडिएट की एग्जाम में उनका भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी होना चाहिए, जिसके अंदर कम से कम 40% आपका मार्क्स होना चाहिए, और उसके साथ ही इंग्लिश सब्जेक्ट में पास होने चाहिए। यानी कि इंग्लिश के अंदर 40% लाने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो भी पास मार्क्स होगी, जिस भी बोर्ड से एग्जामिनेशन दिए हैं आप लोग, उसके अंदर जो पास मार्क्स होगी इंग्लिश में बस उतना लाना होगा। अब उसके बाद अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति यानी कि SC/ST के लिए 5% की यहाँ पर छूट है। जो बच्चे यहाँ पर बाकी सारे कैटेगरी के अंदर 40% है, वही SC/ST कैंडिडेट को 35% अगर मार्क्स रहेगी 10+2 के एग्जामिनेशन में, फिर भी वो लोग यहाँ पर जीएनएम की कोर्स को कर सकते हैं। और अब जो सारे बच्चे 10+2 इंटरमीडिएट वोकेशनल नर्सिंग कोर्स किए हैं, जो कि नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त है, अगर वहां से किए हैं और उन्हें भी अगर 40% मार्क्स आई है तो वो भी जीएनएम के नर्सिंग कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। अल्टीमेटली यही है, पहले तुम्हें पैरामेडिकल इंटरमीडिएट लेवल की एग्जामिनेशन देनी होगी। उसी तरह से एएनएम नर्सिंग कोर्स के लिए भी सिर्फ फीमेल कैंडिडेट ही यहाँ पर एलिजिबल है, सिर्फ महिलाएं ही वहां पर एडमिशन ले सकती है। उनके लिए भी उन्हें 10+2 इंटरमीडिएट लेवल में 40% मार्क्स लाना होगा, और साथ ही साथ उनकी अंग्रेजी विषय अवश्य होनी चाहिए। और बाकी जितने सारे कोर्स ऊपर लिखे हुए हैं जो सिर्फ महिलाओं के लिए, उन्हें तो छोड़ दो, बाकी जो कोर्सेस है उसके अंदर अगर आप लोगों ने इंटरमीडिएट साइंस से किया है, यानी कि उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी और साथ ही साथ इंग्लिश का एग्जाम दिया है, तो आप वहां पर एडमिशन ले सकते हैं वो सारे कोर्स में। और ऑप्थेल्मिक सहायक की जो कोर्स है उसके अंदर इंटरमीडिएट में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के साथ इंग्लिश सब्जेक्ट में पास होनी चाहिए, और डेंटल मैकेनिक्स और डेंटल हाइजीनिस्ट कोर्स में एडमिशन के लिए भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के साथ इंग्लिश की सब्जेक्ट में पास होना जरूरी है। और जो सारे बच्चे इस बार इंटरमीडिएट की एग्जाम दे रहे हैं वो भी यहाँ पर एलिजिबल है, वो भी यहाँ पर एग्जाम दे सकते हैं पैरामेडिकल की इंटरमीडिएट लेवल की एग्जाम जो है। और अब देखिए एज लिमिट क्या है यहाँ पर पैरामेडिकल की इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन के लिए। तो जो एप्लीकेंट है उसका एज 31 दिसंबर 2025 को कम से कम 17 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम 32 वर्ष। यानी कि इस साल आपका जो भी बर्थ डेट आएगा उसके अकॉर्डिंग बस आपको देख लेना है कि मिनिमम एज तो 17 इयर्स होना ही चाहिए, यानी कि 17 साल से ऊपर के बच्चे, और आपकी मैक्सिमम एज 32 यानी कि 32 साल से कम होना चाहिए। और जीएनएम की कोर्स के लिए यहाँ पर अधिकतम आयु 35 वर्ष तक की रह सकती है। साथ ही साथ एएनएम के कोर्सेज के लिए भी 35 वर्ष अधिकतम आयु रखी गई है। और ध्यान ये रखना है आप लोगों को, जो आप लोगों की मैट्रिक की एग्जामिनेशन की जो रिजल्ट है या फिर एडमिट कार्ड है उसके ऊपर जो भी जन्म तिथि यानी कि डेट ऑफ बर्थ लिखा होगा उसी के अकॉर्डिंग आपका एज कैलकुलेट किया जाएगा। कोई भी एफिडेविट या फिर कोर्ट से लिखवा कर लेके जाने से काम नहीं चलेगा। आप लोगों की जो 10th या मैट्रिक लेवल की जो रिजल्ट है या एडमिट कार्ड है या फिर जो 10th की सर्टिफिकेट है उसके ऊपर जो डेट ऑफ बर्थ होगी उसी के अकॉर्डिंग आपका एज कैलकुलेट किया जाएगा। अब यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट के लिए प्रेगनेंसी का कंडीशंस दिया गया है। अगर वो एडमिशन के वक्त प्रेग्नेंट रहती है तो उनका एडमिशन तो हो जाएगा, लेकिन वो तभी वहां पर कोर्स के लिए ज्वाइन नहीं कर पाएंगी। उन्हें कुछ दिन का टाइम दिया जाएगा, फिर बाद में वो उसे ज्वाइन कर सकती है। अब बात करते हैं रिजर्वेशन की। तो रिजर्वेशन के अंदर आप लोगों
लोगों को पता है SC ST EBC एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास जो है यानी कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग, फिर बैकवर्ड क्लास और रिजर्व कैटेगरी गर्ल्स, ये 5 कैटेगरी हो गई। और साथ ही साथ EWS कैटेगरी, सबके अंदर सीट्स की जो रिजर्वेशन है उसकी परसेंटेज यहाँ पर दी हुई है। उसके अंदर SC कैटेगरी के लिए 16% सीट रिजर्व रहेगा, ST कैटेगरी के लिए 1% सीट रिजर्व रहेगा, EBC कैटेगरी के लिए 18% सीट रिजर्व रहेगा, BC कैटेगरी के लिए 12%, गर्ल्स कैटेगरी में 3% सीट रिजर्व है और EWS कैटेगरी के लिए 10% सीट रिजर्व है। बाकी 40% सीट अनरिजर्व यानी कि जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए रहेगा। और ये रिजर्वेशन सिर्फ वही सारे कैंडिडेट ले सकते हैं जिनका परमानेंट एड्रेस बिहार में है, यानी कि वो बिहार के परमानेंट रेसिडेंट है, तभी उन्हें इस रिजर्व कैटेगरी का बेनिफिट मिल पाएगा, नहीं तो वो फिर अनरिजर्व कैटेगरी यानी कि जनरल कैटेगरी के अंदर काउंट किए जाएंगे। अब बात करते हैं दिव्यांग कोटा के अंतर्गत आरक्षित सीटों की। तो यहाँ पर दिव्यांगों के लिए यानी कि जो फिजिकली डिसेबल कैंडिडेट्स हैं उन सारे स्टूडेंट्स के लिए 5% सीट रिजर्व रहेगा हर एक कॉलेज के अंदर, हर एक स्कूल के अंदर। मैं थोड़ी देर बाद सीट मैट्रिक्स भी दिखा दूंगा अच्छे से, वहां पर हर एक कैटेगरी की कितनी सीट्स है, कौन से कॉलेज में कितना सीट अवेलेबल है, वो सारी चीजें डिटेल में दी हुई है, तो आपको वीडियो बस एंड तक देखनी है। अब यहाँ पर एक और कैटेगरी होती है TFW यानी कि ट्यूशन फी वेवर। तो जो सारे कैंडिडेट जिनकी वार्षिक आय, जिनके माता पिता की वार्षिक आय 8 लाख रुपए से कम की है, तो वो लोग जिस भी डिप्लोमा के कॉलेज यानी कि संस्थानों में एडमिशन लेंगे तो वहाँ उन सारे बच्चों के लिए भी 5% अतिरिक्त सीटों पर नामांकन का प्रावधान है, यानी कि 5% एक्स्ट्रा सीट उन लोगों के लिए रखा जाएगा। तो यहीं पर मैं आप लोगों को सीट मैट्रिक्स दिखा देता हूं तो चीज़ें थोड़ी अच्छी से समझ में आएगी। तो यहाँ पर सबसे पहले देख सकते हैं आप लोग, ये NGP पटना कॉलेज है, इसके अंदर जो ब्रांच है सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ये सारी ब्रांच है। और अब सपोज अगर सिविल इंजीनियरिंग में कोई बच्चा एडमिशन लेना चाहता है तो जो जनरल कैटेगरी है उसके अंदर 36 सीट है, SC कैटेगरी के अंदर 14 सीट है। इसी तरह से सारी कैटेगरी जो मैंने अभी बताई थी, ये RCG हो गई, रिजर्व फॉर गर्ल्स कैंडिडेट। गर्ल्स कैंडिडेट के लिए 3 सीट यहाँ पर अवेलेबल है। EWS कोटा के अंदर 9 सीट्स है, यानी कि टोटल यहाँ पर 90 सीट है। वहीं दिव्यांग कोटा में 4 सीट है जो कि इन्हीं सीट्स के अंदर इंक्लूडेड है। अब यहाँ पर एडिशनल दिव्यांग कोटा सीट्स यहाँ पर दिया गया है 5। फिर 5% जो टोटल एडिशनल सीट्स है वो इकोनॉमिकली बैकवर्ड अंडर जो सारे बच्चे ट्यूशन फी वेवर कैटेगरी के अंदर आते हैं, जिनके बारे में मैंने अभी बताया, जिनके माता पिता की एनुअल इनकम 8 लाख रुपए से कम की है, उन लोगों के लिए भी 5% सीट का रिजर्वेशन है यहाँ पर। तो यहाँ पर जनरल कैटेगरी के अंदर 2 सीट है, SC कैटेगरी के अंदर 1 है और EBC कैटेगरी के अंदर 1 सीट है। ये हो गई सिविल इंजीनियरिंग की NGP पटना की। उसी तरीके से आप यहाँ पर किसी भी कॉलेज की देख सकते हैं, जैसे ये GP पूर्णिया हो गया, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज पूर्णिया के अंदर जो अगर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में देखना चाहें तो यहाँ पर टोटल 60 सीट अवेलेबल है। जनरल कैटेगरी हो गई, फिर ऐसे करके सारी कैटेगरी की सीट्स लिखी हुई है। और इधर जो सीट लिखा हुआ है 2 सीट हो गया, यहाँ पर एक 3 सीट, ये 3 सीट हो गया इकोनॉमिकली बैकवर्ड कैंडिडेट के लिए जो कि ट्यूशन फी वेवर कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो अब आप लोगों को ये चीजें समझ में आ गई होगी सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया गया है। अब वापस से टॉपिक पर आते हैं और यहाँ पर लिखा हुआ है सैनिक कर्मचारी कोटा, जो आपने नीचे अभी देखा था सीट मैट्रिक्स के अंदर SMQ लिखा हुआ था, तो वो सारे सैनिक कर्मचारी कोटा की सीट्स है। तो इसके अंदर अगर आपको रिजर्वेशन लेनी है तो उसकी डिटेल में यहाँ पर कंडीशन लिखी हुई है, अगर आप इसके अंदर आते हैं तो आप उस सीट को वहां पर ले सकते हैं। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर सैनिक कोटा के अंदर जो सीट दी गई है अगर वो सीट बच जाती है तो वो सारी सीट्स फिर जनरल कैटेगरी के अंदर डाल दी जाएगी, तो फिर जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट है उस सीट पर वहां एडमिशन ले सकते हैं। तो आप लोगों को क्या क्या प्रमाण पत्र लगेगा वो सारा चीज यहाँ पर लिखा हुआ है। डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, जिला दंडाधिकारी या अनुमंडल पदाधिकारी के आवेदक का संबंध और आश्रित प्रमाण पत्र, ये आपको वहां पर देना होगा। तो ये सारी चीजें यहाँ पर लिखी हुई है। अब यहाँ पर भूतपूर्व सैनिक कर्मचारी की कंडीशन दी हुई है, यानी कि एक्स सर्विसमैन के अंदर जो आते हैं उन लोगों के लिए यहाँ पर कंडीशन दिया हुआ है। आप लोगों की जो PMM या फिर PM की जो एग्जाम होगी उसके अंदर कितना मार्क्स होगा या फिर कौन से सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन और किस तरह से मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। तो सबसे पहले तो आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में होने वाला है, और साथ ही साथ आपको OMR शीट दिया जाएगा जिसके अंदर आपको वहां पर मार्क करना होगा। और अब यहाँ पर सबसे पहले पॉलिटेक्निक के अंदर जो है टोटल 450 मार्क्स का एग्जाम होगा जो कि 2 घंटा 15 मिनट तक चलेगी। और इसके अंदर फिजिक्स की 30 क्वेश्चन रहेगी, केमिस्ट्री की, रसायन विज्ञान की 30 क्वेश्चन और गणित की 30 क्वेश्चन, और हर एक क्वेश्चन के लिए 5 मार्क्स होगा। तो इस तरह से 150 हो गया इससे, तो टोटल 90 क्वेश्चन हो गई और टोटल मार्क्स हो गया 450 मार्क्स। और इसकी जो क्वेश्चन होगी यानी कि प्रश्न जो आपकी आएगी एग्जाम में वो आपकी मैट्रिक लेवल की ही क्वेश्चन रहेगी, यानी कि जो आपने अब तक पढ़ा है क्लास 10th में उसी के ऊपर बेस्ड आपका क्वेश्चन आएगा। बाकी किसी भी तरह की डाउट या हमारी टीम से फॉर्म फिल करवाने के लिए
आपको जो स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रही है आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और अब मूव करते हैं यहाँ पर जो आपकी इंटरमीडिएट लेवल की एग्जाम है पैरामेडिकल की, उसके अंदर भी 450 मार्क्स की एग्जाम होगी। तो जो सारे बच्चे पीएम की एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है, उनकी भी 2 घंटे 15 मिनट की एग्जाम होगी, जिसके अंदर की सामान्य विज्ञान यानी कि जो आपकी साइंस है वो टोटल 25 क्वेश्चन होगा, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सबसे मिलाकर क्वेश्चन रहेगा। और उस 25 क्वेश्चन की 125 मार्क्स रहेगी, यानी कि हर एक क्वेश्चन के लिए 5 मार्क्स। फिर अंक गणितीय योग्यता यानी कि मैथमेटिक्स से 15, हिंदी से 15, अंग्रेजी से 15 और सामान्य ज्ञान से 20 क्वेश्चन रहेंगे। सबके 5-5 मार्क्स है। यहाँ पर आपको टोटल मार्क्स दिखाई दे रहा होगा। टोटल 90 क्वेश्चन रहेगा और 450 मार्क्स रहेगी। और अब ये सारे जो क्वेश्चन आने वाले हैं यानी कि जो पैरामेडिकल इंटरमीडिएट लेवल की जो एग्जाम की क्वेश्चन रहेगी उसके अंदर हिंदी, अंग्रेजी और सामान्य ज्ञान यानी कि जो जनरल नॉलेज की क्वेश्चन है वो इंटरमीडिएट लेवल का होगा। और सामान्य विज्ञान या फिर जो अंक गणितीय योग्यता है यानी कि जो मैथमेटिक्स और साइंस की क्वेश्चन है वो क्लास 10th के लेवल की होगी। तो आप लोगों को ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, 10th के लेवल की अच्छे से प्रिपरेशन या फिर तैयारी करके जानी है और आपका एग्जाम काफ़ी अच्छा रहेगा। अब यहाँ पर मैं बता दूँ आपको पैरामेडिकल मैट्रिक लेवल की जो एग्ज़ाम होगी उसके अंदर भी 2 घंटे 15 मिनट की एग्जाम होगी। 450 मार्क्स का आपका एग्जाम होने वाला है, जिसमें फिजिक्स से 20 क्वेश्चन, केमिस्ट्री से 20 क्वेश्चन, मैथ से 10, बायोलॉजी से 10 रहेगा, हिंदी और अंग्रेजी से भी 10 रहेगा और साथ ही साथ सामान्य विज्ञान से 10 प्रश्न रहेंगे, यानी कि टोटल 90 प्रश्न रहेंगे और 450 मार्क्स होगा। और इसके अंदर जो प्रश्न रहेंगे सारे के सारे आपके क्लास 10th लेवल का क्वेश्चन रहेगा। तो काफी आसान पेपर रहने वाला है आपका, बस आपको 10th लेवल की अच्छे से तैयारी करके एग्जाम को देने जाना है। उसके बाद जब आपका रिजल्ट आएगा उसके बाद मेधा सूची यानी कि मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी और उसी के अकॉर्डिंग पैरामेडिकल मैट्रिक लेवल या इंटरमीडिएट लेवल या फिर आप पॉलिटेक्निक कोर्स के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। जैसे कि 450 मार्क्स की आपकी एग्जाम हो रही है और सपोज अगर आपको पॉलिटेक्निक के अंदर एडमिशन लेना है तो आप जो बच्चे सबसे ज़्यादा मार्क्स लाएंगे उनका चांस सबसे ज़्यादा रहेगा, उसी के अकॉर्डिंग ऊपर से नीचे फिल किया जाएगा। और जैसे ही सीट्स खत्म हो जाती है उसके बाद बाकी बच्चों को फिर वहाँ पर सीट नहीं मिल पाएगी, यानी कि एडमिशन नहीं मिल पाएगा। अब यहाँ पर ये कंडीशन दिया गया, अगर 2 या 2 से ज़्यादा बच्चों का टोटल मार्क्स जो है सेम हो जाता है, सपोज अगर आप एग्जाम दे रहे हैं और आपके एक दोस्त एग्जाम दे रहे हैं और दोनों का सेम मार्क्स आ गया है, तो फिर कैसे कैलकुलेट किया जाएगा कि किसका रैंक ऊपर होगा किसका रैंक नीचे होगा। तो मैं एक आपको यहाँ पर बता देता हूँ। सपोज अगर पॉलिटेक्निक के अंदर देखेंगे, अगर 2 कैंडिडेट का टोटल मार्क्स एक जैसा हो जाता है तो फिर देखा जाएगा कि मैथमेटिक्स में किसका मार्क्स ज्यादा है। सपोज 2 बच्चों को 450 में दोनों बच्चों को ही 300 नंबर आए हैं, तो अब उस दोनों में जिस बच्चे को मैथमेटिक्स में ज्यादा मार्क्स आएगी, सपोज एक बच्चे को मैथमेटिक्स में 30 आया और एक बच्चे को मैथमेटिक्स में 28 आया, तो जिसको 30 आया है उसे अच्छा रैंक दिया जाएगा, उसके बाद दूसरे बच्चे को रैंक दी जाएगी। इसी के अकॉर्डिंग बाकी यहाँ पर चीजें लिखी हुई है, आप उसे पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर बात आ गई रजिस्ट्रेशन की। तो रजिस्ट्रेशन आपको कैसे करनी है उसकी वीडियो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप उसे जाकर चेकआउट कर सकते हैं और उसे अच्छे से देखकर आप अपनी फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अगर आपको फॉर्म फिलअप करने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आपको स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रही है, आपको इसके ऊपर कांटेक्ट करना है, फिर आपको सारी चीजें यहाँ पर बता दी जाएगी। तो अब बात आ जाती है कि फी कितना लगेगा। तो अब यहाँ पर 3 तरह का कैटेगरी बनाया गया है, पीएम, पीएमएम और पीई। तो जो एक के लिए एग्जाम देंगे उन्हें 750 रुपए का फी पे करना होगा, और अगर वो SC ST या विकलांग कोटा से हैं तो उन्हें 480 रुपए पे करना होगा। वहीं अगर वो 2 के लिए एग्जाम देना चाहते हैं, सपोज वो पीई के लिए भी देना चाहते हैं और पीएम के लिए भी देना चाहते हैं, या फिर पीएमएम के लिए भी और पीई के लिए भी देना चाहते हैं, तो उन्हें यहाँ पर 850 रुपए का पेमेंट करना होगा। या फिर अगर वो SC ST या दिव्यांग कोटा से आते हैं तो उन्हें 530 रुपए पे करनी होगी। और अगर तीनों के एग्जाम देना चाहते हैं आप तो आपको वहां पर 950 रुपए का पेमेंट करना होगा। और अगर आप SC ST या दिव्यांग कोटा से आते हैं तो आपको 630 रुपए ही पे करनी होगी तीनों एग्जाम को देने के लिए। और अगर आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं अपने से और अगर आपने फी पे कर दिया और वो पेमेंट वहां पर अनसक्सेसफुल हो गई, यानी कि आपको दिखाया वहां पर पेमेंट आपका नहीं हुआ है और आपके बैंक से कट गया है, तो आपको पेमेंट वहां पर फिर से कर देना है। और जो आपकी पहली पेमेंट कट गई थी वो आपकी ऑटोमेटिक रिफंड हो जाएगी। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है कि आप पेमेंट करना छोड़ देंगे, और अगर आप पेमेंट करना छोड़ देते हैं तो फिर वहां पर आपको एग्जामिनेशन देने के लिए नहीं मिलेगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और जैसे ही आप पेमेंट कर देंगे आपको कंफर्मेशन पेज मिल जाएगी, आपको उसे डाउनलोड करके रख लेनी है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट्स दिया गया है। तो रजिस्ट्रेशन की जो स्टार्टिंग डेट है वो 2 अप्रैल है, वहीं रजिस्ट्रेशन की जो लास्ट डेट है वो 30 अप्रैल रहने वाली है। तो आपको जल्द से जल्द यहाँ रजिस्ट्रेशन कर लेना है। पेमेंट करने की लास्ट डेट है 1 मई 2025, यानी कि अगर आपने फॉर्म फिलअप करके रख लिया और पेमेंट नहीं किया तो आपको एक एक्स्ट्रा दिन दिया जा रहा है। 1 मई तक आप पेमेंट कर सकते हैं रात के 12 बजे तक। और एडिटिंग के लिए जो डेट है वो 2 मई से 3 मई की है। बाकी एडमिट कार्ड और एग्जाम की डेट अभी नहीं आई है। तो फिलहाल तो यही सारी डेट्स है। हो सकती है डेट कभी कभी बढ़ भी जाती है, चेंज भी हो जाता है।
तो आपको मैं रेगुलरली अपडेट कर दूंगा। आपको बस चैनल के ऊपर रेगुलरली विजिट करते रहना है। आपको पेमेंट करने के बाद कंफर्मेशन पेज को डाउनलोड करके अच्छे से रख लेनी है। अगर वो आप नहीं करते हैं तो फिर आप एग्जाम देने के योग्य नहीं होंगे, आपकी एडमिट कार्ड वहां पर नहीं आएगी। यही सारी चीजें यहाँ पर लिखी हुई है। अब यहाँ पर आ जाती है पैरामेडिकल माध्यमिक स्तरीय, यानी कि जो आपकी मैट्रिक लेवल की एग्जामिनेशन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने आपको बताया था आपको ड्रेसर का कोर्स मिलेगा। तो पीएमसीएच पटना के अंदर ड्रेसर के कोर्स में 30 सीट्स अवेलेबल है टोटल, और सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया गया वो भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसी तरह से बाकी सारे कॉलेज का यहाँ पर ड्रेसर के अंदर जो भी सीट्स अवेलेबल है वो दिया गया है। अब यहाँ पर आ जाती है एएनएम कोर्स के अंदर कौन से कॉलेज में कितनी सीट अवेलेबल है। एएनएम कोर्स की सीट्स के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं एएनएम कोर्स के अंदर प्राइवेट कॉलेज में कितनी सारी सीट्स अवेलेबल है। उसके बाद यहाँ पर जीएनएम कोर्स के लिए सारी सीट्स की लिस्ट दी गई है। पीएमसीएच पटना के अंदर जीएनएम कोर्स में टोटल 66 सीट अवेलेबल है। एनएमसीएच पटना के अंदर भी 66 सीट अवेलेबल है। वहीं जीएनएम स्कूल सहरसा में 60 सीट है। इसी तरह से आप सारे कॉलेज की सीट को यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर सारे प्राइवेट जीएनएम कॉलेज की सीट दी गई है। तो अब शायद आपको थोड़ा आइडिया लग गया होगा, अगर जो बच्चे पॉलिटेक्निक यानी कि पीई का एग्जामिनेशन देना चाहते हैं तो उन्हें कौन सा कोर्स मिल रहा होगा। तो उन्हें इंजीनियरिंग की कोर्स मिलेगी। कौन कौन सा कॉलेज वो मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिया है, और आपको जो है किस तरह की एग्जाम में क्वेश्चन पूछी जाएगी वो भी मैंने आपको बता दिया, और कौन से बच्चे पॉलिटेक्निक की एग्जाम को दे सकते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। और अब पीएम यानी कि पैरामेडिकल इंटरमीडिएट लेवल के लिए कौन से बच्चे एलिजिबल होंगे, उन्हें कौन कौन सी कोर्स मिलेगी, एएनएम जीएनएम या फिर और भी जितने सारे कोर्सेस हैं, उसके बाद कौन से कॉलेज में कितनी सीट्स है, फिर पैरामेडिकल मैट्रिक यानी कि पीएमएम लेवल की जो एग्जाम है उसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा। जो भी सारे फिजिकली डिसेबल कैंडिडेट हैं वो लोग इन सारे कॉलेज से इस तरह की डिसेबिलिटी की सर्टिफिकेट ले सकते हैं, अगर वो इस तरह की डिसेबिलिटी के अंदर आते हैं। मुझे उम्मीद है अब आप लोगों को डीसीईसी 2025 यानी कि डिप्लोमा सर्टिफिकेट एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो आपका होने वाला है उससे रिलेटेड अब कोई भी डाउट नहीं रह गई होगी। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं।